दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और जिस थंबनेल को देख करके आप लोगों ने तत्काल प्रभाव के साथ वीडियो को क्लिक करा, दिस वीडियो इज अबाउट द इनफर्टिलिटी इन द फीमेल। जी हाँ दोस्त, फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि एक्चुअली उतना बात करने का कुछ है नहीं इसके अंदर। बेसिकली इनफर्टिलिटी का मतलब कि जब भी कोई महिला एकदम से नव विवाहित होती है तो कुछ समय जो रहता है, लोग आजकल अपनी मैरिटल लाइफ को एंजॉय करने के लिए शुरू के कुछ समय तक वो बच्चे को लिए ना प्रयास करते हैं और प्रोटेक्शन वगैरह यूज करते हैं कि बच्चा ना हो। फिर एकदम से वो लोग क्या देखते हैं कि जब भी उन्होंने डिसाइड करा कि ओके नाउ वी वांट टू हैव अ चाइल्ड, वो बच्चा चाहते हैं और वो बच्चे के लिए प्रयास कर रहे होते हैं और बच्चा नहीं होता है। और बच्चे ना होने के पीछे जो समस्या है वो जब महिला पार्टनर के अंदर होती है, एक महिला के अंदर होती है, क्योंकि मेल बिल्कुल, क्योंकि एक और वीडियो बनेगा, एक और वीडियो जस्ट इसके बाद ही मेरे को शूट करना है तुरंत लगे में, वो है इनफर्टिलिटी इन द मेल। तो उसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जो इनफर्टिलिटी है, मतलब स्टेरिलिटी भी इसको बोलते हैं, इसके लिए दो तीन शब्द हैं। एक तो इनफर्टिलिटी, इनफर्टाइल वुमन जो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। स्टेरिलिटी सेम चीज है, स्टेरिलिटी स्टेराइल लेडी जो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। और वो शब्द कहने में बुरा लगता है, बट यहाँ पे क्योंकि लोगों को एजुकेट करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं तो उसके बारे में भी बात करना जरूरी है कि हमारे आम बोलचाल की भाषा में ऐसी महिला को बांझ बोलते हैं। ये खैर सुनने में बड़ा बुरा शब्द है, गाली भी बोलते हैं कई बार, ऐसे गाली भी मानते हैं इसको, है ना। इट इज अब्यूजिव टर्म, बट इनको ये भी एक चीज कहा जाती है। तो ऐसी महिला जो बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द स्टेराइल लेडी या फिर इनफर्टाइल लेडी। और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, स्पेशली इन द फीमेल, फीमेल के अंदर होने वाली इनफर्टिलिटी। हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इनफर्टिलिटी के सबसे कॉमन कॉज के बारे में मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि 90% अगर आप ना भी बोलो तो 80% केसेस के अंदर यही चीज होती है, यही कॉज होता है। और वो क्या कॉज है कि कोई भी कॉज नहीं मिलता। मतलब कहने का है, थोड़ा और टेक्निकल भाषा में समझाऊंगा क्योंकि ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए बना रहा हूँ। ऑब्वियस बात है, चैनल में आपने शुरू में डिस्क्लेमर भी देखा कि मैं आम आदमी से मुखातिब नहीं हूँ, आम आदमी से कोई मैं बात नहीं कर रहा है इस वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ मैं डॉक्टर्स के लिए बना रहा हूँ। होम्योपैथिक जो प्रैक्टिशनर्स हैं, इस चैनल के 90% फॉलोअर्स होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए बना रहा हूँ, उनको एजुकेट करने के लिए बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो टेक्निकल लैंग्वेज में होने वाला, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप लोगों के लिए, आम लोगों के लिए वीडियो है ही नहीं, तो आप इस बात का कंप्लेंट नहीं कर सकते कि टेक्निकल भाषा यूज कर रहे हैं, है ना। दो प्रकार की इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। पहले सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को अगर हम समझ लेंगे तो हमको प्राइमरी अपने आप समझ में आ जाएगी, बस हमको सेकेंडरी समझना है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब सेकेंडरी शब्द बोलते हैं दूसरे कारण, मतलब किसी और चीज के कारण अगर कोई बात होती है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। जैसे ग्रामर इंग्लिश में बोलते हैं ना कि यार दिस रिजल्ट इज सेकेंडरी टू दैट थिंग, मतलब वो पहले हुआ, इसके कारण सेकेंडरीली हम ये चीज देख रहे हैं। मतलब कहने का कि कोई ना कोई आइडेंटिफिएबल कॉज है महिला के अंदर, जिस कॉज के कारण ये महिला के अंदर इनफर्टिलिटी एज अ सेकेंडरी सिम्टम है। क्योंकि प्राइमरी सिम्टम या प्राइमरी डिजीज इसके अंदर क्या है, इनफर्टिलिटी नहीं है। प्राइमरी डिजीज इस महिला के अंदर वो बीमारी है जिसके कारण ये इनफर्टाइल है। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, मतलब वो इनफर्टिलिटी, वो स्टेरिलिटी जिसके अंदर हो ये रहा है कि महिला के अंदर कोई ऑलरेडी एक बीमारी मौजूद है और उस बीमारी की वजह से ये आज इनफर्टाइल है। इसके अंदर हम इनफर्टिलिटी को देख रहे हैं, इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। तो ये है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और दोस्तों, जितनी भी इनफर्टिलिटी महिलाओं के अंदर जो केसेस होते हैं, ये इनफर्टिलिटी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी 20% से कम होती है। मतलब 80% केसेस के अंदर जो इनफर्टिलिटी होती है दैट इज द प्राइमरी इनफर्टिलिटी। व्हाट इज प्राइमरी इनफर्टिलिटी? कि वो इनफर्टिलिटी जिसके अंदर सारे इन्वेस्टिगेशंस महिलाओं के हो गए हैं और हमको उसके इनफर्टाइल होने का कारण एक पैसे का भी पता नहीं चला। उसका हार्मोनल एक्सेस सही है, उसके ब्लड के अंदर जो जो जरूरी हार्मोन होने चाहिए, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सब नॉर्मल है। ये महिला का थायराइड भी नॉर्मल है, ये महिला का पीरियड भी नॉर्मल है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, बट इस महिला के अंदर इनफर्टाइल होने का हमें कोई भी कारण का पता नहीं है।
और इस टाइप की इनफर्टिलिटी को हम कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। मतलब प्राइमरी मतलब कि एक ही लक्षण सामने आया और वो मुख्य लक्षण वही था और वो थी खुद इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी के पीछे का हमको कारण नहीं पता था, इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और ये इनफर्टिलिटी 80% केसेस जो हमारे पास इनफर्टिलिटी के आते हैं, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं एज अ डॉक्टर, वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के आते हैं, जिसके अंदर हमको नहीं पता है कि क्या कारण है इनफर्टिलिटी। और जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है वो सिर्फ 10 से 20% केसेस होते हैं, जिसके अंदर हमको कारण पता है इनफर्टिलिटी का, कि हाँ भाई इसकी फिलोपियन ट्यूब चिपकी हुई है, इसके कारण ओवम बाहर नहीं आ पा रहा है, इसलिए इनफर्टाइल है। ठीक है ना, हमको पता है कि इसकी ओवरी की एट्रोपी हुई है, हमको ये पता है इसके अंदर पीसीओडी है, हमको ये पता है पीसीओएस है, और पीसीओएस के कारण ये इनफर्टाइल है, हमको वहां पे पता है कि इसको थायराइड है। तो ऐसी इनफर्टिलिटी जिसके अंदर हमको एक बीमारी के बारे में ज्ञात है, हमको पता है, जिसके वजह से ये इनफर्टाइल हुई है, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और मात्र ये 20% केसेस में होता है, बट 80% केसेस में दोस्तों महिला के अंदर इनफर्टाइल होने के कारण के बारे में आफ्टर द डीप इन्वेस्टिगेशन भी हमको पता नहीं लगता। और समाज में इनफर्टिलिटी के केस सबसे ज्यादा यही होते हैं, और ये होते हैं लगभग 80% से ऊपर। तो आप समझे मेरी बात। और ये वीडियो प्राइमरी इनफर्टिलिटी पे है, इसके अंदर हम किसी कॉज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये होता ही है, सबसे ज्यादा प्राइमरी इनफर्टिलिटी आती है। पेशेंट आता है इतना मोटा फाइल का गट्ठा लेके, थैला लेके पूरा भर के, सर ये देखो इतने सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, अब हमारी शादी को 6 साल होने वाले हैं, शुरू के 2 साल हमको बच्चा नहीं चाहिए था, अब हम बच्चे की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चा हो नहीं रहा है, बच्चा टिक नहीं रहा है, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड के भी इन्वेस्टिगेशन हो गए, उनके सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, बस प्रॉब्लम मेरे अंदर है, अब मेरे अंदर भी क्या प्रॉब्लम है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। ये सारे रोने होते हैं आते। आप इन्वेस्टिगेशन देखोगे तो सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल निकलती हैं। मम्मी शूट कर रहा हूँ ना वीडियो, अभी मतलब मैं बताऊंगा तब लेना, रख दो अभी, अब देख रहे हो ना वीडियो शूट कर रहा हूँ, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इसको कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी, और ये वीडियो इसी बारे में है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम। अब आप बोलोगे यार अब तुम तो प्राइमरी वीडियो पे बना रहे हो प्राइमरी इनफर्टिलिटी पे, क्या यहाँ पे कोई भी कॉज नहीं है? बिल्कुल है साहब। जो मैंने सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के जितने भी कारण बताए थे, एक बार मैं और आपको गिना देता हूं कि महिलाओं की फिलोपियन ट्यूब चिपक जाती है। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब होती है ना, जहां से वो ऐसे यूं निकले रहते हैं डिम्बकोश, 2 ओवरी, और ओवरी से ये फिलोपियन ट्यूब आ रही है और वो यूटेरस में कनेक्ट होती है। कई बार वो फिलोपियन ट्यूब चिपक जाती है। अब वो फिलोपियन ट्यूब चिपक जाती है तो ओवम बेचारा निकलता तो है पर बाहर तक आ ही नहीं पाता, तो निषेचन नहीं हो पाता, मतलब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, बच्चा नहीं होता। एक कारण ये है, सबसे कॉमन कारण थायराइड हो जाना, हाइपोथायरॉयडिज्म। ऐसी मोटी मोटी महिलाएं होती हैं, ओवरवेट हो जाती है, उनको बच्चे नहीं होते ही नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण, सबसे इंपॉर्टेंट, पीसीओडी या पीसीओएस, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का हो जाना, वो बच्चा नहीं होगा। तो पीरियड ही नॉर्मल नहीं है, 2-3 महीने तो पीरियड ही नहीं आ रहा, अब ओव्यूलेशन का टाइम कब होगा? आपको कब पता चलेगा ओव्यूलेशन होने वाला, और कब आप ओव्यूलेशन के टाइम पे आप इंटरकोर्स करने वाले? बच्चा नहीं होगा। ये सब कारण होते हैं सेकेंडरी के। प्राइमरी का सिर्फ एक कारण है, इनका हार्मोनल सिस्टम के अंदर सिंक्रोनाइजेशन गड़बड़ हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, हार्मोनल रेजिस्टेंस है ये महिलाएं। एक चीज होती है, आप समझो मेरी बात, कि हार्मोन्स आपने ब्लड में तो देख लिया कि यार इसका यार ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो बराबर है, इसका तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसका तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल है। वो सिर्फ क्वांटिटेटिव वैल्यू की बात हो रही है। अब ये जो इसके ब्लड के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेरा असेसमेंट है, क्योंकि मेरे इस असेसमेंट के कारण मेरे को 16 साल से मैंने भर भर के बच्चे पैदा कराए हैं, मैंने भर भर के इनफर्टिलिटी के केस में काम करा है, मैंने भर भर के ऐसे केसेस पे काम करा है जहां पे मैंने ऑलमोस्ट 39 से 40 साल के बीच में ट्रीटमेंट करा और बच्चा पैदा हुआ है। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है। तो ये जो आपने हार्मोन्स ब्लड में देखे, ये तो क्वांटिटेटिव असेसमेंट था कि भाई क्वांटिटी वाइज कितना हार्मोन है। What about the qualitative assessment of the hormone? इसके क्वालिटेटिव असेसमेंट का क्या? ये बेसिकली क्वालिटी से इम्प्रोवाइजेशन जब हो जाता है, इम्प्रोवाइज्ड क्वालिटी के हार्मोन्स बदन के अंदर एक महिला के बॉडी में जब सर्कुलेट होते हैं, तब इस तरह की कंडीशन पैदा होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हार्मोनल हाइपोफंक्शन, कि इसका हार्मोनल सिस्टम उतना प्रॉपरली, क्योंकि देखो यार हार्मोनल सिस्टम का काम ही तो रिप्रोडक्शन है ना, बच्चे पैदा कराना, वो तो हार्मोनल सिस्टम ही करता है, और करता है क्या इसके अलावा कुछ? तो हार्मोनल हाइपोफंक्शन, और ये हार्मोनल हाइपोफंक्शन को ही समझना या फिर हार्मोनल हाइपोफंक्शन के ऊपर ही
सट्टा लगाना यही मेरे पेशेंट के अंदर रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण बना कि मैंने बस एक पेशेंट के अंदर क्लिनिकली एक ही असेसमेंट किया। और दूसरा एक और जो तीसरा पॉइंट बताऊंगा मैं कि पहला तो मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट तो तुमने कर लिया, बट तुम्हें ये नहीं पता कि क्वालिटेटिव असेसमेंट कैसे करोगे एक हार्मोन का। एक हार्मोन की क्वालिटी पता तब चलेगी जब हार्मोन अपना काम करेगा। अगर इसके अंदर हार्मोन की क्वालिटी उतनी अच्छी होती तो इसको बच्चा हो चुका होता। तो पहला जो कारण है टेक्निकल क्लिनिकल वो है क्वांटिटेटिव असेसमेंट, क्वालिटेटिव इंप्रोवाइजेशन ऑफ द हार्मोन, हार्मोन की क्वालिटी खराब हो जाना। दूसरा हार्मोनल हाइपोफंक्शन नाम की एक समस्या जो हमारी महिलाओं में आजकल है, और ये हर दूसरी महिला में इस बात कहेंगे तो ये बात गलत नहीं है। मतलब हाइपोफंक्शन, हाइपो मतलब कम और फंक्शन मतलब हार्मोनल सिस्टम का जो प्रभाव होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वो ओवरऑल प्रभाव ही कम हो गया है, और उस प्रभाव के कम होने के कारण इनके अंदर इस तरह की कंडीशन स्टेरिलिटी की बन जाती है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ये महिलाएं हमारी हार्मोनल रेजिस्टेंस है। हार्मोनल रेजिस्टेंस मतलब भाई मेरा हार्मोन ए पॉइंट से एक हार्मोन निकला, समझना अच्छे से, ये यहाँ से निकला, ये ब्लड में आया, अब ये ब्लड से टिक 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 करता हुआ गया ये अपने टारगेट ऑर्गन पे। टारगेट ऑर्गन पे हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर है, ये हार्मोन है। ये हार्मोन ब्लड में आया, ये ब्लड से बहता हुआ टिक 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 गया, रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हुआ। जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तभी वो सिग्नलिंग करता है और तभी वो सिग्नल लेता है वो ऑर्गन और अपना काम करता है। बट हो क्या रहा है हमारी महिलाओं के जो रिसेप्टर्स है ना, ये रिसेप्टर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट हो गए, ये रिसेप्टर से प्रॉपर हार्मोन बाइंड नहीं हो रहा, और दिस कंडीशन इज नोन एज द हार्मोनल रेजिस्टेंस। ये हार्मोन तो है हमारी शरीर में, उतना हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल है, कई बार इंशाल्लाह हार्मोन क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी हार्मोन नॉर्मल था, बट जो हमारा टारगेट ऑर्गन था, जो टारगेट ऑर्गन के ऊपर रिसेप्टर लगा है जो इस हार्मोन को लेकर के इससे कि जहां पे ये हार्मोन जाकर के लगेगा, रिसेप्टर ही किसी कारणवश खराब है और इसको हार्मोनल रेजिस्टेंस बोल। हार्मोन ब्लड में होने के बाद भी बॉडी ऐसा बिहेव करती है जैसे हार्मोन है ही नहीं। तो अगर पेशेंट हार्मोनल रेजिस्टेंस है, हार्मोन रेजिस्टेंस है, तब भी वो हार्मोनल हाइपोफंक्शन का ही केस है। ठीक है, तो ये तीन बेसिक इसके कारण है कि क्यों इनके अंदर स्टेरिलिटी हो रही है, खासकर प्राइमरी। कि पहला हार्मोन की क्वालिटी का बुरा होना, इम्प्रोवाइज्ड क्वालिटी ऑफ हार्मोन, दूसरा हार्मोनल हाइपोफंक्शन का एग्जिस्ट करना, और तीसरा हार्मोनल रेजिस्टेंस का एग्जिस्ट करना जिसकी वजह से हार्मोनल हाइपोफंक्शन हो रहा है। और यही कारण है कि इनके अंदर सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, बट ये भर भर के कोशिश करने के बाद 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद भी इनके अंदर बच्चे होते ही नहीं। इनके अंदर एक प्रकार की इनफर्टिलिटी एग्जिस्ट करती है, एंड दिस एंटायर स्टोरी इज नोन एज द इनफर्टिलिटी इन द वुमन, खासकर प्राइमरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि कोई कारण हमें नहीं पता। और हमारे पास लगभग 90%, अगर मेरे पास 1 साल के अंदर इनफर्टिलिटी के 100 केस आएंगे तो उन 100 में से दोस्तों 90 केस जो होंगे वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के होंगे। अब आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। एलोपैथी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, एक्चुअली बच्चा पैदा कराने के नाम पर भर भर के लूट चल रही है। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह वगैरह ऐसी बहुत सारी तकनीकें हैं जो लाखों रुपए दे करके ये पेरेंट्स जो हैं वो करवाते हैं, और उसके बावजूद भी उसका सक्सेस रेट उतना है। तो कोई बात नहीं करेंगे ना, उसके बारे में टाइम क्यों वेस्ट करें, अन्यथा वीडियो लंबा करने का मतलब नहीं है। अब आते हैं सीधे सीधे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। तो जैसा मैंने बताया कि इन द नटशेल इसके होने का जो कारण है वो हार्मोनल हाइपोफंक्शन है। तो इसका जो ट्रीटमेंट भी होगा वो भी उन मेडिसिन से होगा जो कहीं ना कहीं इस लेडी के अंदर पाए जाने वाले, इसकी लेडी के अंदर पर्दे के पीछे जो काम चल रहा है दैट इज द हार्मोनल हाइपोफंक्शन, और हार्मोनल रेजिस्टेंस जो इसके अंदर है उसको अगर वो मेडिसिन करेक्ट कर देगी तो ये मेडिसिन, ये जो महिला है, सॉरी मेडिसिन नहीं, ये महिला हंसते हंसते बच्चा पैदा कर देगी। सो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द infertility, खासकर प्राइमरी infertility in the female due to the hypofunction of the hormones and the hormonal resistance are, the first one is the CPR, जिससे मेरे कैरियर में मेरे हाथ से लगभग 150 से ऊपर बच्चे पैदा हो गए। ठीक है, ये CPR इतनी पावरफुल है। CPR इसमें लिटरली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि पहले पेशेंट मेरे पास आया, साहब हमारे को तो ये प्रॉब्लम है, बट हमारी एक और प्रॉब्लम है, हमको बच्चा नहीं हो रहा। कि पहले आप हमारे एक्ने सही कर दो, हमको ये एक्ने हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो रहे हैं, आप ये एक्ने सही कर दो, इसके बाद हम आपसे इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है, बात क्या हुई थी कि 6 महीने बाद इनफर्टिलिटी का चालू करेंगे, अभी एक्ने सही कर देते हैं। CPR दी और 1.5 महीने के अंदर जो महिला 3 साल से कोशिश कर रही थी वो 1.5 महीने में प्रेग्नेंट हो गई।
ये कमाल है सीपिया का। द सेकंड मेडिसिन इज द कैलकेरिया कार्ब इन द 30 पोटेंसी एंड पल्सेटिला इन द 30 पोटेंसी इज द थर्ड मेडिसिन। और ये जो कैलकेरिया कार्ब और पल्सेटिला है, अगर आप कंप्लीट डायनेमिक्स में जाओगे, हार्मोनल हाइपोफंक्शन ढूंढोगे फीमेल चैप्टर के अंदर या फीमेल चैप्टर के अंदर हार्मोनल हाइपोफंक्शन रूब्रिक ढूंढोगे तो ये दो ही मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दो ही मेडिसिन मिलेंगी, दैट इज पल्सेटिला एंड कैलकेरिया कार्ब। सो एंटायर प्रिस्क्रिप्शन इज द पल्सेटिला 30, कैलकेरिया कार्ब 30 एंड सीपिया 30। और जो ट्रीटमेंट की मियाद होगी वो होगी मिनिमम 6 महीने और डोजेज होगा 3 से 4 गोली दिन भर में सिर्फ 2 बार। कोई जल्दी नहीं है हमको, हम 6 महीने इलाज करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में 10 बार खिला दूंगा तो अगले दिन इसको बच्चा ठहर जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो आराम से 4 गोली सिर्फ 2 बार, सुबह शाम मिनिमम 6 महीने। और मेरे को उम्मीद है कि 2 से 3 महीने के अंदर बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा और इस महिला के अंदर गर्भ ठहरने के चांसेस पहले की अपेक्षा में 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, हालांकि बनाना तो नहीं चाहिए था क्योंकि वैसे ही भारतवर्ष की आबादी जो है चाइना को क्रॉस कर चुकी है, बट फिर भी आप लोगों की डिमांड पे छोटा सा वीडियो था फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। यहाँ तक वीडियो को देखा तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे हम बनाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस हफ्ते में आने वाले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और इस हफ्ते में होने वाले 3 लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।